नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण समृद्धि के दोहरे लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। राज्य के सभी मार्गों पर 8 मार्च से निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में चमोली जिले के माणा गांव में राहत और बचाव कार्य जारी। अब तक 50 मजदूरों को सुरक्षित बचाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की कल यूरोपीय रक्षा शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिटेन पहुंचे और आईसीसी चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी में कराची में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को ग्रुप बी के अंतिम मैच में 7 विकेट से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण समृद्धि के दोहरे लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर आज एक बजट पश्चात वेबिनार को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने का सरकार का संकल्प बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं जहां किसान समृद्ध और सशक्त बने। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी किसान पीछे न छूटे। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सशक्त करने का प्रयास किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपये सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है, जिसमें सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। बागवानी में जुड़ा उत्पादन बढ़कर 350 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। ये हमारी सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिला है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की आर्थिक ताकत बढ़ाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। श्री शाह ने 8 मार्च से राज्य के सभी मार्गों पर लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नई दिल्ली में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की मौजूदगी में बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि मणिपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोनों ओर बाड़ लगाने का काम जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार मणिपुर में स्थायी शांति बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिले के माणा गांव में हिमस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब तक 50 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बाकी 5 की तलाश जारी है। 4 घायल मजदूरों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति का जायजा लेने और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री से फोन पर बात की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
उधर तेलंगाना के पर्यटन मंत्री जे कृष्ण राव ने आज कहा कि श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में फंसे श्रमिकों में से 8 की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से 4 को कल शाम तक बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और बाकी 4 लोगों को निकालने में 2 और दिन का समय लग सकता है। पिछले शनिवार को सुरंग की छत का एक हिस्सा ढह जाने के कारण परियोजना और साइट इंजीनियरों सहित 8 श्रमिक सुरंग के अंदर फंस गए थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। जिले के किस्टाराम इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम को इलाके में भेजा गया। मारे गए माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तलाश अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत में ज्ञान के प्राचीन केंद्रों को पुनर्जीवित करने के महत्व पर जोर दिया है। मुंबई में KPB हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों जैसे उदंतपुरी, तक्षशिला, विक्रमशिला, सोमपुरा, नालंदा और वल्लभी का उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कारपोरेट जगत को शिक्षा में निवेश को परोपकार से आगे बढ़कर देखना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज श्री माता वैष्णो देवी मंदिर का दौरा किया और गर्भगृह में पूजा अर्चना की। श्री नड्डा के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने उन्हें श्राइन बोर्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज कहा कि सरकार ने स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, ईट राइट इंडिया और खेलो इंडिया सहित कई पहल शुरू की हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वस्थ जनजीवन सुनिश्चित करना है। फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव अमित अग्रवाल ने आज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत दिल्ली हाट में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक संवाद सत्र में लोगों को जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बेची जा रही उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती दवाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हर वर्ष 7 मार्च को जनऔषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर में 15,000 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। सिडनी विश्वविद्यालय में सहायक वरिष्ठ व्याख्याता डॉक्टर एन लिबर्ट ने नई दिल्ली के एम्स में जन औषधि केंद्र का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में जानकारी ली। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर लिबर्ट ने कहा कि ये एक अद्भुत पहल है। Jan Aushadhi is an amazing innovation. I think in terms of health, this is the most important, to have affordable medicines, to have a point where people can come in and have treatment. दिल्ली सरकार ने आज राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एक अहम फैसला लिया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस फैसले के अंतर्गत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। एक जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की कल होने वाले यूरोपीय रक्षा शिखर सम्मेलन से पहले लंदन पहुंच गए हैं। वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अन्य नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट। जेलेंस्की व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ तीखी नोकझोंक के बाद ब्रिटेन पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की बात सुना जाना महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया में सिलसिलेवार पोस्ट में उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन को अब तक मिले समर्थन के लिए अमेरिका के बहुत आभारी हैं। इस बीच रूस ने आज कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को युद्ध का जुनून है और उनका अमेरिका दौरा पूरी तरह विफल रहा। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा है कि यूक्रेन को लेकर रूस के लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं आया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। और अब कुछ खबरें अर्थ जगत से। भारत का सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह फरवरी में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 9.1% बढ़कर 1,84,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
लगातार 12वें महीने फरवरी में भी 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी संग्रह हुआ है। इसमें केंद्रीय जीएसटी से 35,204 करोड़, राज्य जीएसटी से 43,704 करोड़, एकीकृत जीएसटी से 90,870 करोड़ और क्षतिपूर्ति उपकर से 13,868 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। फरवरी में कुल 20,889 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया। इस तरह फरवरी के लिए शुद्ध जीएसटी संग्रह 8.1% बढ़कर लगभग 1,63,000 करोड़ रुपए हो गया। आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2024 में सकल जीएसटी राजस्व 1,68,000 करोड़ रुपए था। इस वर्ष जनवरी में जीएसटी संग्रह 12.3% की वार्षिक वृद्धि के साथ 1,96,000 करोड़ रुपए था। समाचार कक्ष से वैष्णवी। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि भारत के कोयला क्षेत्र ने इस साल फरवरी तक उत्पादन और ढुलाई दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अप्रैल 2024 से इस साल फरवरी तक कुल कोयला उत्पादन 5.73% से बढ़कर 928.95 मीट्रिक टन हो गया। मंत्रालय के अनुसार कुल कोयला ढुलाई बढ़कर 929.41 मीट्रिक टन हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.5% अधिक है। देश भर में रमजान का पवित्र महीना कल से शुरू होगा। श्रीलंका में भी कल से रमजान का पवित्र महीना शुरू होगा। उधर खाड़ी देशों में रमजान का महीना आज से शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 को यात्री वाहनों के लिए खोल दिया गया है। 2 दिन तक भारी बर्फबारी के बाद बृहस्पतिवार शाम को राजमार्ग को बंद कर दिया गया था। और अब खेलों की दुनिया से कुछ खबरें। कराची में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने 29 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट पर 181 रन बनाकर जीत हासिल की। इससे पहले इंग्लैंड की टीम 38 ओवर और 2 गेंद में 179 रन बनाकर सिमट गई। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम ग्रुप बी में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण समृद्धि के दोहरे लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। राज्य के सभी मार्गों पर 8 मार्च से निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में चमोली जिले के माणा गांव में राहत और बचाव कार्य जारी। अब तक 50 मजदूरों को सुरक्षित बचाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की कल यूरोपीय रक्षा शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिटेन पहुंचे। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में कराची में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को ग्रुप बी के अंतिम मैच में 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।